वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल बोधी ट्री। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ व्रज असाइनमेंट का सोशल साइंस का पेपर नंबर 2 और उसका सेक्शन बी। तो पूरा वीडियो देखिएगा, जहाँ आपको आवश्यकता लगे वहाँ वीडियो को पॉज कीजिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला प्रश्न है संस्कृति अर्थात क्या। ये जो सेक्शन है इसमें 2 मार्क्स के प्रश्न आते हैं सेक्शन बी में। तो संस्कृति और संस्कृत 2 शब्दों में फर्क याद रखिएगा। संस्कृत एक लैंग्वेज है और संस्कृति यानी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कल्चर। तो संस्कृति अर्थात जीवन जीने की कला, द वे ऑफ लाइफ, यानी किसी भी प्रकार का किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के लोग किस तरह से अपना जीवन जीते हैं वो वहाँ की संस्कृति बन जाता है। देश या समाज में समय समय पर बदलते संयोगों के अनुसार जनजीवन में आने वाले परिवर्तन, सुधार, सामाजिक रीति रिवाज आदि संस्कृति कहलाती है। यानी कोई भी समाज है उसमें वक्त के साथ साथ बहुत सारे चेंज आते हैं। जैसे हमारे समाज में कुछ पुराने नियम थे वो बदल गए, कुछ नए नियम आए हैं, तो हमारी संस्कृति बन जाती है। मानव संस्कृति अर्थात मानव मन की उपज। संस्कृति अर्थात समाज की आदतें, मूल्य, आचार विचार, धार्मिक परंपराएं, रहन सहन, जीवन को उच्चतम उद्देश्यों के ले जाने वाले आदर्शों का योग। यानी कोई भी पर्टिकुलर समाज, कोई भी पर्टिकुलर प्लेस के लोग, उनका वे ऑफ थिंकिंग क्या है, वो किस तरह से रहते हैं, उनके जीवन मूल्य क्या है, इन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम कहते हैं संस्कृति। संस्कृति अर्थात गुफा से घर तक की विकास यात्रा। इस चीज को समझिए, गुफा से घर तक की विकास यात्रा ने पहले जो आदि मानव था गुफा में रहता था, फिर बाद में उसका जो मानसिक विकास होता गया और कॉग्निटिव रिवोल्यूशन इसे कहते हैं, जब बौद्धिक विकास होता गया, बौद्धिक उत्क्रांति आई, उसके बाद उसका सोचने का, जीने का तरीका धीरे धीरे सुधरता गया, बदलता गया, तो उससे हम कहते हैं गुफा से लेके घर तक की विकास यात्रा। पहले आदि मानव गुफा में रहता था, आज घर में रहता है। तो इसे इस संस्कृति अर्थात गुफा से लेके घर तक की विकास यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्राचीन काल से भारत में नदियों को पवित्र लोक माता कहा जाता है, कथन समझाइए। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप चीज़ों को रटे नहीं, उसको समझिए। लोक माता लगभग सभी समाजों में नदियों को पूजा जाता है। हिंदू लोग, हम लोग नदियों की पूजा करते हैं, बाकी अन्य समाजों में भी नदियों का बहुत आदर किया जाता है। तो क्यों? क्योंकि जिस तरह से हमारी माता हमारे जीवन का संरक्षण करती है, इसी तरह नदियों ने हमारे जीवन का संरक्षण किया है। दुनिया में जितनी भी संस्कृतियाँ हुई हैं, जितने भी नगर बने हैं, सब नदियों के किनारे बने। क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट होती है वायु के बाद, हवा के बाद, वो क्या होती है? पानी। पानी कहाँ से मिलेगा आपको? नदियों से। आपको खेती करनी है तो खेती के लिए उपजाऊ जमीन कहाँ मिलेगी? नदी में। खेती के सिंचाई के लिए आपको पानी चाहिए, पानी कहाँ से मिलेगा? नदी से। आपको भाई मकान बनाने मिट्टी के, तो गीली मिट्टी कहाँ से मिलेगी? नदी से। आपको मिट्टी के बर्तन बनाने हैं तो मिट्टी के बर्तन के लिए मिट्टी कहाँ से मिलेगी? नदी से। यानी नदियों ने हमारे जो जीवन की सारी आवश्यकताओं को पूरा किया। जिस तरह एक माता अपना सर्वस्व बच्चे के लिए दे देती है, इसी तरह नदियों ने हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा किया। इसीलिए नदियों को लोक माता कहा गया। अब मैं ये समझा रहा हूँ। तो भारतीय संस्कृति में सिंधु रावी नदी के किनारे विकसित हुई। भारतीय जो संस्कृति थी, सिंधु, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी लगभग सभी नदियों ने लोक जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। पीने का पानी, अन्य काम के लिए, सिंचाई के लिए, बिजली, कृषि, जलमार्ग जैसी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए नदियों का स्थान प्रमुख है। इसके उपरांत मिट्टी के बर्तन, मकान, लिपाई पुताई और उद्योगों के विकसित करने के लिए भी नदियों के पानी पर मनुष्य को आधारित रहना पड़ता था। यानी हमारी जितनी भी जो जरूरतें थी सब कौन पूरा करता था? नदी। इसलिए हमने नदियों को लोक माता कहा है। नदियों ने हमारे जीवन को समृद्ध बनाया और हमारी संस्कृति में प्राचीन काल से नदी तट के ऊषा और संध्या के विविध भूदृश्यों द्वारा भरपूर सौंदर्य और कला की समझ विकसित हुई। ऊषा यानी जब सूर्योदय होता है उस वेला को, उस समय को कहते हैं ऊषा काल, और संध्या यानी जब सूर्य अस्त होता है। तो वो जो दोनों दृश्य होते हैं अद्भुत होते हैं।
उसमें हमें प्रकृति का जो सुंदरता है उसका एहसास होता है। तो ये हमें किससे मालूम पड़ा? नदियों से। इसलिए हमने नदियों को लोक माता कहकर उसका सम्मान दिया। अब जो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब भी सोशल साइंस में आप लिखो तो जिस तरह इसमें पॉइंट्स डाल के लिखा गया है इसी तरह लिखना, आपको खिचड़ी नहीं बनानी है, पॉइंट वाइज लिखना है, मेन पॉइंट उसमें जरूर आने चाहिए। ओके, अभी से ही आप लोग उसकी हैबिट डाल दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय विरासत की मिट्टी कला को समझाइए। मिट्टी कला तो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक मिट्टी से जुड़ा रहता है। बच्चा पैदा होता है, मिट्टी में खेलता है, मिट्टी के द्वारा ही उसकी सारी प्रवृत्तियां होती है। आज की बात कर रहा, आज हम 21st सेंचुरी में जी रहे, आज भी हमारी जो सारी आवश्यकताएं हैं वो नदी जमीन से जुड़ी है। आप खेती कर रहे हो जमीन से, आप जमीन में से मिनरल्स निकालते हो, उसी मिनरल्स में से आप तरह तरह के यंत्र बनाते हो। आप सपोज डायमंड्स निकाले, डायमंड्स कहाँ से निकल रहे? जमीन से। आप मान लीजिए कि आपको रॉ मटेरियल जंगलों से मिल रहा है, तो जंगल कहाँ से निकले? जमीन से। इसलिए जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक मिट्टी से जुड़ा रहता है। तो मानव जीवन और मिट्टी के बीच प्राचीन संबंध रहा है। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक मिट्टी से जुड़ा रहता है। जब धातु की खोज नहीं हुई थी तब मनुष्य ने मिट्टी से वस्तुओं को बनाया था। सबसे पहले मिट्टी की चीजें हमने बनाई थी। सबसे पहली जो धातु खोजी गई थी उसका नाम वो थी तांबा, और उससे जो यंत्र बनाया था वो था कुल्हाड़ी। याद रखना, सबसे पहली जो धातु हमने खोजी वो थी तांबा, और जो यंत्र हमने बनाया था वो था कुल्हाड़ी। ओके, और इसके अलावा मिट्टी के खिलौने, मटके, कुल्हड़, दिए, मिट्टी, चूल्हे और अनाज संग्रह की कोठी, पानी, दूध, दही, छाछ और घी आदि को संग्रह करके मिट्टी के बर्तनों में रखा जाता था। बराबर, यानी हमारी हाँ, तो इस तरह से यानी हम मिट्टी के बर्तनों में जो हमारी जीवन जरूरी चीजें थी, अनाज था, घी, तेल, दूध आदि इसमें मिट्टी के बर्तनों में रखते थे। उस समय जो मिट्टी, जो मकान वगैरह थे वो भी मिट्टी के होते थे, और घर को मिट्टी और गोबर से लीपा जाता था। हम लोथल और मोहेंजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति के समय के मिट्टी के लाल रंग के प्याले, मर्तमान, रकाबी, ये सब के अवशेष भी हमको मिले। यानी आदि काल से, आज से 7-8 हजार साल पहले हम मिट्टी का उपयोग करते थे। आज भी नवरात्रि में जो गरबा, जिसको गरबा यानी मिट्टी का जो घड़ा होता है जिसमें छिद्र होते हैं, वो भी मिट्टी से बनाया जाता है। कुम्हार के चाक को मिट्टी के काम के लिए प्राचीन भारत का प्रथम यंत्र माना जाता है। यानी भारत का सबसे पहला यंत्र जिसका इन्वेंट हुआ था वो था कुम्हार का चाक। कच्ची मिट्टी और कच्ची मिट्टी में से पकाए गए टेराकोटा बर्तन अथवा वस्तुओं के लिए उत्पाद भारत प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। कच्ची मिट्टी तो आप समझते हो, फिर कच्ची मिट्टी को जब आग में पकाया जाता है तो वो बोलता है टेराकोटा। तो वो दोनों चीज़ों का भारत में बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता था, इस क्षेत्र में बहुत आगे थे। और इसका एग्जाम्पल हमको मिलता है दक्षिण भारत में नागार्जुन कोंडा, गुजरात में लाघड़ज। बराबर, ये प्लेस के नाम याद रखना। दक्षिण भारत में नागार्जुन कोंडा, गुजरात में लाघड़ज में हमको कच्ची मिट्टी और टेराकोटा के जो अवशेष है वो देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कथकली नृत्य का परिचय दीजिए। तो कथकली केरल राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। बराबर, इसमें पौराणिक महाकाव्य महाभारत के प्रसंग और संस्कृत मलयालम मिश्रित नाटक बाद में कथकली कहे गए। यानी महाभारत में जो प्रसंग हुए थे, विभिन्न युद्ध और जो घटनाएं थी, उसका इस नृत्य में वर्णन किया जाता है। कथकली में नर्तक जो है घेरदार सुंदर कपड़े पहनते थे। उनके पात्रों को पहचानने के लिए चेहरे पर की विशिष्ट मुखाकृति को समझना पड़ता है। जो पात्र अपने जो चेहरे पर जो एक्सप्रेशन लाता है उससे आपको पहचानना पड़ता है कि अभी कौन सा पात्र स्टेज पर आया हुआ है। इस नृत्य में नट यानी कि नर्तक कलात्मक मुकुट धारण करते हैं। नृत्य की प्रस्तुति के समय एक ही तेल के दिए से रंगमंच को प्रकाशित किया जाता है। अब ये देखिए, याद रखना, कई बार एक बार ऐसा भी बोर्ड में पूछा गया है कि उस नृत्य का वर्णन कीजिए जिसमें
मात्र एक दीप से पूरे रंगमंच को प्रकाशित किया जाता हो, तो वो है कथकली। एक दिया होता है मिट्टी का, उसको प्रकाशित करते हैं, उससे पूरा स्टेज प्रकाशित होता है, फिर उसके बाद वो नृत्यकार अपना नृत्य प्रस्तुत करता है। नर्त पर्दे के पीछे आकर अपना संगीतमय परिचय देता है तथा तीनों लोक के पात्रों को चेहरे के हाव भाव एवं हस्त मुद्रा से सजीव करता है। अब इसके जो जिन लोगों ने इसको कला को बरकरार रखा है उनके नाम याद रखिए। कवि वल्लथोल, कलामंडलम, कृष्ण प्रसाद, शिवारमन। ये आप भी अब केरल में घूमने जाओगे तो केरल में एक जगह है थेकड़ी, वहां पे कलामंडलम है, वहां पे आपको कथकली नृत्य और कलारपट्टू, ये जो दोनों चीजें देखने को मिलेगी। अब है अगला प्रश्न हमारा, गुजरात की सांस्कृतिक विरासत का संक्षेप में परिचय दीजिए। तो गुजरात की सांस्कृतिक विरासत की जानकारी निम्नानुसार है। गुजरात में से सांस्कृतिक, पौराणिक एवं पुरातत्व स्थल जिले के धोलका तहसील से लोथल, सुरेंद्रनगर अहमदाबाद जिले के लीमड़ी तहसील के रंगपुर और इसमें रोजड़ी, लोथल, रंगपुर, रोजड़ी, ये 3 जगह का नाम आप याद रखिए। लोथल, रंगपुर और रोजड़ी, बराबर। यहां से और जो कच्छ में धोलावीरा, इन 4 जगहों से हमको जो पुरातत्वीय अवशेष प्राप्त हुए, जिससे मालूम पड़ता है कि यहाँ पर भी मोहेंजोदड़ो की जो सभ्यता थी यहाँ पर विकसित हुई थी। सांस्कृतिक विरासत के स्थल उसमें है कीर्तिनगर का, वड़नगर का कीर्ति तोरण, याद रखना, कीर्ति तोरण का है वड़नगर में। जूनागढ़ के शिलालेख, अशोक ने जो शिलालेख बनाए थे वो जूनागढ़ में। ये एक एक मार्क के लिए आपको सब चीजें याद होनी चाहिए। मोढेरा का सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर कहाँ है? मोढेरा, जो भीमदेव प्रथम ने बनाया था। चांपानेर का दरवाजा, सिद्धपुर का रुद्रमालय, ये पूछते हैं कि रुद्रमालय कहाँ है, तो सिद्धपुर में। मुनसर तालाब, ये है बीरम गांव में। आप क्या कीजिए, ये जैसे वड़नगर उसके सामने लिखिए, कीर्ति तोरण, मोढेरा, सूर्य मंदिर, बीरम गांव, मुनसर तालाब, इस तरह से लिख के उसको बार बार याद कीजिए। अहमदाबाद में है जामा मस्जिद, झूलता मीनार, सीदी सैयद की जाली, हठी सिंह का देरासर। पाटण में है सहस्त्रलिंग तालाब, याद रखना, सहस्त्रलिंग तालाब कहाँ है? पाटण में। बड़ोदरा का राजमहल, जूनागढ़ का मोहब्बत खान का मकबरा, नवसारी की पारसी अगियारी। ये पारसी अगियारी क्या है? तो जब पारसी लोग, जब पारसियों को ईरान में उनके जो धार्मिक स्थल थे उनको नष्ट किया जा रहा था, पारसियों को मारा जा रहा था, तब वो लोग भारत में आए थे और अपने साथ पवित्र अग्नि लेकर के आए थे। तो उन्होंने इसी नवसारी में, इस जगह पे जादे राणा नामक राजा का शासन था, तो उनकी अनुमति से उन्हें वहाँ रहने दिया और उन्होंने अपनी पवित्र अग्नि को वहाँ स्थापित किया। तो जो पारसी लोग हैं वो अग्नि की पूजा करते हैं, उसे बोलते हैं पारसी अगियारी। तो ये जो है ये गुजरात के बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। अब है धार्मिक महत्व के स्थल। धार्मिक महत्व वाले स्थलों में द्वारकाधीश का मंदिर, ये 4 धामों में से एक है, बराबर। जगत गुरु शंकराचार्य की शारदा पीठ, 12 ज्योतिर्लिंगों में से सोमनाथ का जो ज्योतिर्लिंग है गुजरात में है। बनासकांठा में अंबाजी का मंदिर, महसाणा में बहुचरा जी का मंदिर, पंचमहाल जिले में पावागढ़ महाकाली मंदिर, महसाणा जिले में उनावा का मीरादाता, भावनगर में पालीताना, ये जैनों का एक बहुत प्रसिद्ध तीर्थ है। और डाकोर में भगवान कृष्ण का मंदिर है, रणछोड़ राय जी का मंदिर। और अरवली जिले में शामला जी का मंदिर, ये गुजरात राजस्थान बॉर्डर पे है शामला जी का मंदिर। ये जो आपने एक बार ध्यान से देखोगे तो आपको याद होगा, इसमें से बहुत सी जगहों पे तो आप जाके भी आए होंगे। तो ये थे धार्मिक स्थल। फिर है सामाजिक एवं प्रवासलक्षी स्थल। तो सामाजिक एवं प्रवासलक्षी स्थलों में है विजयनगर का पोलो फॉरेस्ट, अहमदाबाद का पतंग उत्सव जिसको नरेंद्र मोदी ने फेमस किया था, कांकरिया कार्निवल, वड़नगर का ताना रीरी महोत्सव, ये खास याद रखिएगा, ये ताना रीरी महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? वड़नगर में। वड़नगर में
वड़नगर के साथ एक भारत के एक बहुत महान नेता जुड़े हुए हैं, उनका नाम अगर याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। उनका जन्म स्थल है वड़नगर। फिर मोढेरा का उत्तरार्ध नृत्य महोत्सव और कच्छ का रणोत्सव, ये अभी ठंडियों के सीजन में यानी नेक्स्ट मंथ जनवरी से चालू हो जाएगा रणोत्सव। फिर जैन बौद्ध पर्यटन स्थल, गुजरात में जैन और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, जिसके आधार पर गुजरात में वड़नगर, तारंगा, खंबालीड़ा, जूनागढ़, शामलाजी, कोटेश्वर, तलाला, ढाक, झगड़िया, ये जगहों पर जैन और बौद्ध गुफाएं देखने को मिलती है। जैसे जो थारंगा है ये महुड़ी से थोड़ा आगे है, बराबर। तो यहाँ पर जैन और बौद्ध धर्म की बहुत सारी गुफाएं और बहुत से धर्म स्थल हमको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम्पी नगर के स्थापत्य कला का परिचय दीजिए। तो वर्तमान समय में यह स्थल कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिले में है, याद रखना बेल्लारी जिले में है, और तहसील का नाम है हॉर्सपेट। और यह एक समय पर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। विजयनगर उस समय दुनिया का सबसे समृद्ध राज्य था। जिस तरह आज के समय में सब्जी मंडी में आप सब्जी बेचते हैं ना लोग, उसी तरह उस समय रत्न बेचे जाते थे विजयनगर में। यह दुनिया का सबसे समृद्ध साम्राज्य था। विजयनगर के शासक कला प्रेमी थे। उनके शासनकाल में स्थापत्य की विशिष्ट शैली का विकास हुआ। सम्राट कृष्णदेव राय के प्रथम में समय में सर्वोच्च शिखर पर ये जो संस्कृति थी, ये स्थापत्य कला थी, पहुंची थी। सम्राट कृष्णदेव राय ने एक पुस्तक लिखी थी, आमुक्त माल्यदा, याद रखिएगा, मैं एक्स्ट्रा चीजें भी आपको बताते चलूंगा। तो सम्राट कृष्णदेव राय ने लिखी थी आमुक्त माल्यदा, एक महान ज्ञानी थे। आप तेनालीरामन जो सीरियल देखते हैं उसमें जो राजा हैं वो कृष्णदेव राय, ये बहुत ही प्रकांड पंडित थे, बहुत ही वीर थे। विजयनगर स्थापत्य शैली की मुख्य विशेषता विशाल पत्थरों को तराश कर बनाए गए भव्य, ऊंचे और कलात्मक स्तंभ और स्तंभ विलियां पर देवों और मनुष्य, पशु, योद्धा, नर्तकी आदि के सुंदर और कलात्मक शिल्प हमको देखने को मिलते हैं। यानी यहाँ पे जो था, जो पिलर जो थे, जो स्तंभ थे, उनको बहुत ही सुंदर ढंग से डेकोरेट किया जाता था और उन स्तंभों पर देव, मनुष्य, पशु ये सब की आकृति को अंकित किया जाता था। फिर सम्राट कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर में विट्ठल मंदिर, विट्ठल भगवान कृष्ण को ही कहते हैं, हजारा राम मंदिर, इनका निर्माण हुआ। इसके अलावा विरूपाक्ष मंदिर, श्री कृष्ण और अच्युत राय मंदिर, ये इसी समय में बने थे, सम्राट कृष्णदेव राय के समय में। अगला प्रश्न है, जंगल विनाश के कारण बताइए। तो उसको आपको रटना नहीं, आप समझ लोगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो जंगल क्यों विनाश होते, ये कॉमन सेंस वाली, क्यों भाई हम अपने स्वार्थ के कारण जंगलों का विनाश करते हैं। तो क्या परिबल है? सबसे पहले तो इसके लिए मनुष्य नाम का 2 पैर वाला जो प्राणी है वो जिम्मेदार है। हम जमीन प्राप्त करने के लिए जंगलों का विनाश करते हैं, बराबर। उद्योग के लिए, कच्चा माल के लिए जंगलों का विनाश करते हैं। उद्योगों से लकड़ी वगैरह प्राप्त करने के लिए हम जंगलों का विनाश करते हैं। इमारती लकड़ियों को प्राप्त करने के लिए, रेल, सड़क, हवाई अड्डों को निर्माण करने के लिए जंगलों का विनाश किया जाता है। बहुउद्देशीय योजना, बहुउद्देशीय योजना यानी जिस योजना में नदी पर बांध बना करके सिंचाई की व्यवस्था की जाती है, बिजली उत्पादन किया जाता है, बाढ़ को नियंत्रित किया जाता है, उसे कहते हैं बहुउद्देशीय। बहुउद्देशीय यानी जिसमें एक से ज्यादा यानी कई उद्देश्यों की पूर्ति हो, उसे हम कहते हैं बहुउद्देशीय योजना, बराबर। फिर नई बस्तियों के निर्माण के लिए, उद्योगों को मानव बस्ती से दूर ले जाने के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक समय जब अहमदाबाद था, आज अहमदाबाद फैल रहा है। अहमदाबाद जो पुराने अहमदाबाद में जो इंडस्ट्री है वो आज दूर दूर जा रही है। तो वो इंडस्ट्री कहाँ पे एस्टेब्लिश होगी? जंगलों को काटेंगे, वहाँ पे फैक्ट्रीज लगाएंगे। तो इस तरह से उद्योग को दूर दूर ले जाने के लिए भी जंगलों को काटा जाता है। झूम खेती, दावाग्नि, ये चीज याद है। झूम खेती, दावाग्नि और तेजाबी बारिश।
झूम खेती क्या होती है इसको याद रखें। झूम खेती को स्थानांतरित खेती भी कहते हैं। इस खेती में जंगलों को काट कर खेती के लायक जमीन बनाई जाती है, मगर इसमें एक प्रॉब्लम है कि 4 वर्ष के बाद, 3-4 वर्ष के बाद ये जमीन जो होती है फिर उपजाऊ नहीं रहती, फिर उसमें खेती नहीं हो सकती है। उसे हम कहते हैं झूम खेती। दावाग्नि यानी जंगलों में जो आग लगती है उसे दावानल अथवा दावाग्नि कहते हैं। तेजाबी बारिश तो H2SO4 और नाइट्रिक एसिड, तो ये कैसा बनता है भाई? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये जो दोनों गैस जो है जब आकाश में बिजली चमकती है तो ये दोनों गैसें पानी में घुल जाती हैं, तो उसके कारण बनता है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। फिर ये जो एसिड है ये पानी के साथ नीचे आता है, इसके कारण वनस्पति और जो इमारतें हैं उनको बहुत नुकसान होता है। इसका एक एग्जाम्पल बताऊं, ताजमहल। तो ताजमहल से 70 किलोमीटर दूर मथुरा में रिफाइनरी है। तो इस रिफाइनरी का जो धुआं निकलता है उसमें ये दोनों गैसें बहुत मात्रा में होती है। फिर वो धुआं जो होता है पानी में घुल करके ताजमहल के ऊपर गिरता है, जिसके कारण क्या होता है? ताजमहल पीला हो गया है। ओके, ये भी इसका एक एग्जाम्पल है। अगला है चूने के उपयोग बताइए। तो चूने का सबसे अधिक उपयोग होता है सीमेंट बनाने, लोहे को पिघलाने में, चीनी को शुद्ध करने में। हम जो चीनी खाते हैं वाइट होती है, एक्चुअल जो नेचुरल चीनी होती है पीले रंग की होती है, तो उसको वाइट करने के लिए चूने का उपयोग होता है। इसके उपरांत उद्योगों में सोडा ऐश, साबुन, रंग रसायन, भवन निर्माण, कागज आदि बनाने में चूने का उपयोग होता है। ओके, अगला प्रश्न है अभ्रक खनिज के गुणधर्म एवं उपयोगों की जानकारी दीजिए। तो अभ्रक काफी हल्का और नरम होता है, बहुत ही हल्का और नरम होता है। यह गर्मी प्रतिरोधी एवं अग्निरोधक होता है, यानी इस पे गर्मी का प्रभाव नहीं पड़ता है और अग्नि में जलता नहीं है। और यह विद्युत का अवाहक होता है, यानी इसमें बिजली का शॉक नहीं लगता, इसलिए इसका उपयोग बिजली के साधन बनाने जैसे बिजली की मोटर, डायनेमो, रेडियो, टेलीफोन, मोटर गाड़ी, हवाई जहाज, ये सब की बनावट में अभ्रक का उपयोग होता है। बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीनी और खांडसरी के कारखाने कहाँ स्थापित होते हैं? तो देखो कोई भी उद्योग वहां स्थापित होता है जहां उसके लिए रॉ मटेरियल बड़ी आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सके। तो चीनी ऐसी जगह बनाई जाएगी, चीनी और खांडसरी, जहां पे गन्ने के खेत काफी नजदीक हो। तो गन्ने को काटने के 24 घंटे के बाद उसके पिराई करनी पड़ती है, अन्यथा उसमें रस की मात्रा कम होती रहती है। उसमें जो रस होता है वो बाष्पीभवन जैसा हो जाता है, इसलिए उसको गन्ने को जो किसान है काट करके सीधा उसका ट्रैक्टर चीनी फैक्ट्रियों में ले जाते हैं। तो अगर उसमें से उसका रस कम हो जाएगा तो चीनी और खांडसरी की मात्रा घट जाएगी। बराबर। और गन्ना को अगर आपको दूर ले जाना होगा तो उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी बढ़ जाएगा। इसलिए चीनी और खांडसरी का उद्योग ऐसी जगह लगाया जाता है जहां पे गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक हो। इसलिए चीनी की सर्वाधिक मिलें आपको मिलेगी यूपी और महाराष्ट्र में। सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है यूपी में, उसके बाद आता है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, पश्चिम बंगाल के पटसन उद्योग की अनुकूलताएं बताइए। पटसन को बोलते हैं गोल्डन फाइबर, याद रखना। पटसन जो होता है इसे बोलते हैं गोल्डन फाइबर, क्योंकि ये सुनहरे रंग का होता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ज्यूट। तो पटसन के उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले नंबर पे है। तो उसकी क्या अनुकूलता है? तो यहाँ पे प्रत्येक वर्ष नया काप आता है। हुगली नदी जो बहती है उसमें नया काप आता है, तो उसके कारण जमीन काफ़ी उपजाऊ हो जाती है। और पटसन को साफ करने के लिए चाहिए बहुत सारा पानी, तो यहाँ पे हुगली नदी जो है उसमें से पानी मिल जाता है। बराबर। और सस्ता मानव श्रम, यहाँ पे जो मजदूर काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं। बैंक की सुविधा है, बीमा की सुविधा है। इसके अलावा आयात निर्यात के लिए यहाँ पर बंदरगाह भी है। आपने जूट तैयार कर लिया तो उसको दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए यहाँ पे बंदरगाह भी आए हुए हैं। इससे कारण जो पश्चिम बंगाल में पटसन उद्योग काफ़ी फला फूला है और ये पहले नंबर पर आता है।
नक्सलवाद और आतंकवाद आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। तो माओ से तुंग, इनको माओ जेदांग भी कहते हैं, इन्होंने चीन में साम्यवादी क्रांति की थी। उससे प्रेरणा लेकर 1967 में पश्चिम बंगाल में नक्सलवादी क्षेत्र की शुरुआत हुई, और जिसे नक्सलबारी, उस जगह का नाम था नक्सलबारी। इस जगह से इस क्रांति की शुरुआत हुई थी, इसलिए इसे कहते हैं नक्सलवाद। बराबर, पश्चिम बंगाल में जिस जगह से इसकी शुरुआत हुई थी उस जगह का नाम था नक्सलबारी, इसलिए इसे कहते हैं नक्सलवाद। पश्चिम बंगाल से शुरू होने वाली यह विद्रोह प्रवृत्ति आज झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, पहाड़ी एवं जंगल क्षेत्रों में फैल चुकी है। अब जब से हमारी जो नई सरकार आई है उसने इस पर काफ़ी नियंत्रण लगाया है, वरना ये जो लोग थे इन्होंने भारत देश को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। इसमें पीपल्स वॉर ग्रुप, माओवादी, साम्यवादी, ये दो मुख्य संगठन हैं। ओके, यानी जो माओ जेदांग की नीति को फॉलो करते हैं उन्हें हम कहते हैं माओवादी। आपको जानकर आश्चर्य हो कि चीन में आज ये चीज बंद हो गई, लेकिन हमारे देश में जो मूर्ख है उसको फॉलो कर रहे हैं। फिर अगला है आतंकवाद के आर्थिक प्रभाव समझाइए। तो यानी आतंकवाद के कारण क्या नुकसान होता है। तो आतंकवाद के परिणाम स्वरूप व्यापार उद्योग का जो विकास है वो रुक जाता है, क्योंकि देखिए कोई भी व्यापारी है वो कैसी जगह पैसा इन्वेस्ट करेगा जहां उसका पैसा बढ़ रहा हो। अब व्यापारी है ऐसी जगह पैसा लगाए जहां से उसका पैसा ब्लॉक हो जाए, पैसों का नुकसान हो, ऐसी जगह वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। जैसे जो दूसरी फॉरेन कंपनीज आती है गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करती है, कश्मीर में नहीं, क्योंकि कश्मीर में क्या है, आतंकवाद। अब इस पे कंट्रोल लाया गया है। तो आतंकवाद के लिए, उद्योग के लिए प्रोत्साहक वातावरण नहीं मिलता, जिससे उद्योग व्यापार का विकास जो होता है रुक जाता है। व्यापार उद्योग के ठप हो जाने से लोगों को अन्य प्रदेशों में व्यापार रोजगार के लिए जाना पड़ता है। अब जैसे जहाँ पे व्यापार उद्योग बंद हो जाएगा तो लोगों को तो रोजगार चाहिए, तो माइग्रेट करके वो दूसरे राज्यों में जाते हैं। कुछ आतंकवादी संगठन पूंजीपति, उद्योगपति, कर्मचारियों को डराकर धन वसूल करते हैं, किडनैप करते हैं, उनकी हत्या करते हैं। आतंकवादी नशीले पदार्थों की हेराफेरी और काला धन इत्यादि सामाजिक प्रवृत्तियां करते हैं। तो जो आतंकवादी हैं ये फंड रेजिंग के लिए, पैसे इकट्ठा करने के लिए ड्रग्स जैसे जो नशीले पदार्थ हैं बेचते हैं, और कालाबाजारी यानी जो भी असामाजिक प्रवृत्तियां ये सारे आतंकवादी करते हैं, जिससे कारण क्या होता है, देश में आर्थिक समस्याएं होती है। आतंकवादी रेलवे, रेडियो स्टेशन, मार्ग, पुल, सरकारी संपत्ति आदि को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर इस संपत्ति को दोबारा बनाना पड़ता है, और दोबारा बनाने में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। सरकार को सलामती और सुरक्षा हेतु करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। जैसे आज से लगभग 15 साल पहले हर रोज भारत सरकार 1200 करोड़ रुपए रोज खर्च करती थी कश्मीर में, आतंकवाद से कश्मीर को बचाने के लिए। हमारी इतनी आर्मी वहाँ पे डिप्लॉय की गई थी। तो इस तरह से उसके कारण हमको बहुत ही आर्थिक नुकसान होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सेक्शन सी पूरा होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए वेरी नाइस डे।